अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुका है और आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले अपना निर्णय सुनाते हुए घटना को पूर्व नियोजित मानने से इनकार कर दिया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए करीबन 28 साल पूरे हो गए हैं। ढांचे को गिराने के क्रिमिनल केस की सुनवाई लखनऊ में सीबीआई स्पेशल कोर्ट कर रहा था। इस मामले में 32 आरोपी थे, जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साक्षी महाराज के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कई नेता भी आरोपी के रूप में शामिल थे। मामले की सुनवाई लखनऊ की पुरानी हाईकोर्ट बिल्डिंग में अयोध्या प्रकरण कोर्ट रूम नंबर 18 में पिछले 28 साल से कछुए के चाल से चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को आदेश दिया कि इस मामले में डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की जाए और मामले की सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तब जाकर आज फैसले की घड़ी आई है। निर्णय सुनाने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या था। 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर आंदोलन के लिए जुटी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया था। ये माना जाता है कि विवादित ढांचा भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनाया गया था। ढांचा गिरने के बाद पूरे देश में दंगे भड़के थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में 1800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में जो फैसला सुनाया था वो जमीन के मालिकाना हक को लेकर था। उसमें कोर्ट ने राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया और ये क्रिमिनल केस उस मामले से बिल्कुल अलग है। बाबरी ढांचे के विध्वंस से जुड़े मामले में करीबन 30 से 40 हजार गवाह थे। ट्रायल में मौखिक गवाही महत्वपूर्ण रही। सीबीआई ने जांच के दौरान 1026 गवाहों की सूची बनाई, जिसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और पत्रकार थे। इस निर्णय पर कई लोगों का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में देश भर की निगाहें इस मामले पर थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और सबूतों के अभाव में जिन पर मामला था उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मामले में अपना फैसला पढ़ते हुए जज एसके यादव ने कहा कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। संगठन के द्वारा कई बार इसे रोकने का प्रयास भी किया गया। ये घटना अचानक घटी। अदालत ने यह भी माना कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए उसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और सबूतों के अभाव में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बाबरी विध्वंस मामले का 28 साल बाद निर्णय आया है, जिसके चलते हिंदू संगठनों और संत महंतों में भी खुशी देखी गई। इस मामले विश्व हिंदू परिषद के वडोदरा के अध्यक्ष अनिल जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं ज्योतिर्नाथ महाराज ने भी मामले पर खुशी जताई। आज સૌથી પહેલા તો હું સમગ્ર હિન્દુ સમાજને અભિનંદન આપીશ કે જે દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી આજે સુપ્રીમ કોર્ટે કરી દીધું છે કે જે વર્ષોથી 6 ડિસેમ્બર 1992ની અંદર જે બાબરી ધ્વંસ થયો હતો, કહેવાતી બાબરી ધ્વંસ થયો હતો, એ કોઈ પ્રી પ્લાન નહોતું। એ એક જનતાનો આક્રોશ હતો, હિન્દુઓનો આક્રોશ હતો, એમાં કોઈ જ દોષી હતું નહીં। જ્યારે મોબ કોઈ પણ આગળ વધતું હોય તો એ સમયે કંઈ પણ એક્શન પણ સરકારને તકલીફ પડતી હતી। એટલે આની અંદર કોઈ પ્લાનિંગ નહોતો અને એ પ્રમાણે આજે જે કંઈ સુપ્રીમ કોર્ટે વર્ડિક આપ્યું છે એ ખરેખર સરાહનીય છે, એક ઐતિહાસિક છે અને દેશની અંદર આ એક જે ચુકાદો છે એ સુવર્ણ અક્ષરોએ લખાશે કે જે 32 અધિકારીઓને, નેતાઓને જે રીતે એફઆઈઆર ફાડી અને શંકાના ઘેરાની અંદર લઈ આવ્યા હતા એ આજે સંપૂર્ણપણે નિર્દોષ છૂટ્યા છે। એ બદલ ખરેખર આજે હિન્દુ સમાજ પણ ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે કે આ રીતે જે સમાજની અંદર રામની આસ્થા છે એ આજે ક્યારેય પાછી પડતી નથી। તો આના માટે હું ખાસ આજે ફરી એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટને, જજશ્રીજીને અને સમગ્ર હિન્દુ સમાજને આ જે કંઈ વર્ડિક આવ્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। दिसंबर 1992 को जो बनाव हुआ था, जो एक बिना बनी थी कि लोक जुआड़ से लोग एकत्रित होके अपने किसी में कहा में नहीं रहे और बाबरी नाम का ढांचा ध्वंस हो गया। उसका केस चल रहा था। आज कोर्ट ने ये चीज़ मानी कि ये किसी की आयोजन नहीं थी,
ये पूर्वायोजित कावतरा नहीं था, ये लोगों ने ही आप ही अपनी मर्जी से ही, क्योंकि एक कहावत है कि मोब हैज़ नो माइंड, तो मोब ने अपनी मर्जी से वो तोड़ डाला। वो चीज़ आज कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्य के अभिभावकों को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए फीस में 25% की कटौती दी है। पिछले कई दिनों से राज्य सरकार निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच फीस मसले खींचतान जारी थी, जिस पर आखिरकार सरकार ने निजी संचालकों को विश्वास में लेकर 25% फीस माफी का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने अभिभावकों को 25% फीस माफी की राहत का ऐलान किया है। दरअसल अभिभावक 50% फीस माफी की मांग कर रहे थे, जबकि कांग्रेस 100% फीस माफी की मांग कर रही थी। लेकिन इसी बीच सरकार ने 25% कटौती का ऐलान किया है। ये निर्णय सिर्फ गुजरात बोर्ड को ही नहीं, लेकिन राज्य में कार्यरत सभी शिक्षा बोर्ड पर लागू होगा। जिन अभिभावकों ने पहले से फीस भर दी है, उसे स्कूल द्वारा एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्कूल अपने शिक्षकों को स्कूल से नहीं निकाल पाएगी। ये निर्णय भी सरकार ने सुनाया है। वडोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी इस मामले शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को पत्र लिखकर 50% राहत ट्यूशन फीस मांगी थी, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ 25% कटौती किए जाने पर अभिभावकों में रोष देखा गया। इस मामले पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कमाटी बाग के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के निर्णय का विरोध किया। आज अमने आशा नहोती कि गवर्नमेंट आ प्रमाणे चुकादो आपशे। आवनारा आगळ इलेक्शन आई रह्या छे, ते छतां पण सरकारे छेल्लामां छेल्ला एक ज काम कर्युं कि शाळा संचालकोना खोळामां जईने बेसी गई छे अने 25% फीनो जे चुकादो आप्यो छे ए वडोदरा पेरेंट एसोसिएशनने मंजूर नथी। आवनारा दिवसोमां अमे उग्र आंदोलन करीशुं ए नक्की छे અને સરકારને બતાવીશું કે ભાઈ અમારો પેરેન્ટ્સનો પાવર શું છે। ભાઈ છાણી જેવી આ લોકોએ નીતિ અપનાવી છે સરકારી સંચાલકોએ, તેમાં પેરેન્ટ્સોને પીસાવાનું થઈ રહ્યું છે। 50%ની માંગણી હતી, એમાં 25%નો એ લોકોએ મુદ્દો લાવીને મૂકી દીધું છે। અમે આ જે 25%ની જે ફીનો જે મુદ્દો છે એ અમને બિલકુલ સ્વીકાર્ય છે। અમે 50%ની જ માંગણી અમે માંગી હતી, 50% પર જ અડીખમ રહીશું। संगीत किसी के भी मन को आनंद पहुंचाता है। ऐसे में एसएसजे हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमितों को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया जाएगा। मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी में पिछले 6 महीनों से कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एसएसजी हॉस्पिटल में अब म्यूजिक थेरेपी शुरू किए जाने का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। कोरोना बीमारी के चलते मरीज मानसिक तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में मरीजों को जल्द से जल्द मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करने के लिए म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया जाएगा। एसएसजी हॉस्पिटल में इसके अलावा योगा, एक्सरसाइज इत्यादि भी फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स द्वारा शुरू कर दिया गया है, ताकि मरीजों को जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। आ एक म्यूजिक थेरापी है, ये कोई नवी वस्तु नहीं। पूरी दुनियाभर में म्यूजिक थेरापीनो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चाले छे। वडोदरा शहर एक सांस्कृतिक नगरी कहेवाय छे। भारतभर में एनुं नाम है कि वडोदरानुं दुनियाभर में नाम एनुं गूंजे छे ज्यारे गरबा हो कि बीजी कोई सांस्कृतिक एक्टिविटी हो। तो आ एक अमने आ जोता अमने एक विचार आव्यो कि एसएसजी हॉस्पिटल में कोरोना वोर्ड में 200-300 जेटला पेशेंट दाखल रहे छे, एमांथी कम से कम 250 जेटला तो नॉर्मल वोर्ड में दाखल होय छे। तो आ लोकोने बीजी रूटीन दवा आपता होय छे, रूटीन ट्रीटमेंट करता होय छे, इवन थोड़ी फिजियोथेरापी चालती होय छे, बीजू घणुं बधुं चालतुं होय छे। तो साथे साथे एक म्यूजिक थेरापी एड करिए। ओरिजिनली म्यूजिक थेरापीनो कॉन्सेप्ट जे अमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी छे मैडम जयंती रवि मैडम, ए पोते पण खुद कर्नाटकी म्यूजिक में विशारद थयेला छे। एटले पण ज्यारे ज्यारे अमे विडियो कॉन्फरन्स करीए छीए मैडम साथे, त्यारे मैडमनी छेल्ली स्लाइड में एवुं होय छे कि म्यूजिक थेरापी कोई अलग फॉर्म में हो तो सारू कोरोना दर्दियों माटे। तो ये बात अमे ध्यान में राखी अने म्यूजिक थेरापी अमे इम्प्लीमेंटेशन करवा जई रह्या छीए। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शहर के युवक मिथिलेश पटेल ने एक खास म्यूजिक फ्रीक्वेंसी सेट कर आईसीएमआर को भेजी थी और ये दावा किया था कि संगीत से कोरोना मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। आज जब एसएसजी अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी शुरू की गई है, तब मिथिलेश पटेल ने इस पर वीएनएम टीवी से बातचीत की। आज हमने देखा कि अपने बड़ौदा के तंत्र द्वारा एसएसजी के अंदर म्यूज़िक थेरेपी शुरू की गई है। अभी जो म्यूज़िक थेरेपी वो आर्टिस्ट बुला के करने वाले हैं, उसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ है
वो हमें उसे उनसे जानना पड़ेगा। पर जो हमने किया था उससे काफ़ी अलग है। जो हमारी टीम ने जो पूरा रिसर्च करके जो मेथोडोलॉजी बनाई थी और हमने ICMR तक भेजा था, तो ICMR से रिप्लाई आने में अभी भी टाइम लग रहा है, तो वॉट एवर रीज़न क्या है। पर अभी जो यहाँ पे बड़ौदा में शुरू की है, मतलब पहली शुरुआत बड़ौदा गुजरात से हो रही है और SSG हॉस्पिटल से हो रही है, मतलब गवर्नमेंट्स ये सपोर्ट्स में आई है। यही चीज़ को MIT US ने प्रूफ किया था 10 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को हम लोगों ने ICMR से ICMR में भेज दिया गया था उसको पूछते पोटेंशियल चेक करने के लिए। जो हमारी थेरेपी थी उसमें हम लोगों ने प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी सर्च की है, प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी हियरेबल फ्रीक्वेंसी है, वो बजाने पर उसके अंदर से जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, हमारे सेल को रिजनरेशन करते हैं, जो सभी चीज़ें कोविड के अंदर ज़रूरी है। मतलब 741 हर्ट्ज़ आप लोगे तो 714 हर्ट्ज़ आपको वायरस ब्रेकिंग और डिटॉक्सिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। 174 पेन रिलीफ के लिए, तो कोविड के पेशेंट को पेन भी होता है। दूसरा नेगेटिव्स जो सभी को, मतलब डॉक्टर्स को भी ज़रूरत है, डॉक्टर्स को भी ये फ्रीक्वेंसी सुनते हैं तो इनकी पॉजिटिविटीज़, उनकी जो पावर्स है वो बढ़ेगी। तो हमारा पूरा प्रयास जो था अभी कहीं ना कहीं से थोड़ा शुरुआत उसमें हुई है, और हम आपके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे पहले VNM ने कवर किया था और सबसे पहले VNM ने लिया था, तो हमारा प्रयास यही रहेगा अभी भी टाइम पे कि VNM थ्रू तंत्र तक बात पहुँचे। हम इन लोगों ने जो डिज़ाइन किया वो स्ट्रक्चर हम लोग भी जाने, हमने क्या किया वो जाने, मतलब इंटर कम्युनिकेशन करके हम लोग इसको बेस बना के पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं। कोरोना महामारी से हम लोगों को बचा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर देखने को मिला है। स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना द्वारा उन्हें 10,000 की सहायता दी जा रही है, लेकिन मामले में आपसी सामंजस्य न होने से गड़बड़ी देखी गई। लॉकडाउन के चलते पिछले कई महीनों से छोटे छोटे व्यापार रोजगार बंद थे, जिससे लारी गल्ला वालों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। उनका रोजगार फिर से शुरू कराने के लिए स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई है, जिसके तहत विभिन्न नेशनलाइज्ड बैंक से 10,000 की लोन दी जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका में रजिस्टर्ड छोटे व्यापारी वार्ड कार्यालय में अपनी पहचान कराकर बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। लोन पाने के लिए पिछले कई दिनों से लोग वार्ड कार्यालय पर उमड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग चार्ज लिया जाता है, जिसके चलते लोगों में असमंजस देखा गया। 200 રૂપિયા ફી લેવામાં આવે છે, પછી એથી આપણને પાવતી આપે છે, એવું છે સાહેબ। અને અમે 9 નંબરની ઓફિસમાં ઊભા છે, બધા 6 વાગ્યાના ઊભા રહેલા છે, તો હજુ લગભગ હજુ ખુલ્યું નહીં, અને સાહેબ હજુ આવ્યા નથી। અમારે તો એવું આશા છે કે હવે કે અમને કંઈ લોન બોન ના લે, તો ગરીબ જેવા માણસ છે ને અમને લોકડાઉન અમારે ચાલી રહ્યું છે, એટલી બધી પડતી છે અમને કે કામ ધંધો છે નથી અમારે, એવું છે। એના માટે અમે એ ખબર નહીં આવે, હવે હમણાં બધા લાઈનમાં ઊભા છે હવે કે હવે ના હજુ આ ખુલે એટલે ખબર પડે હવે, એવું છે। અમારે અહીંયા અત્યારે આ 9 નંબરના વોર્ડ નંબર 9માં આવ્યા છે, અને અહીંયા જે 200 રૂપિયા લે છે એની પાવતી આપે છે કોર્પોરેશન, અને જે હમણાં જે રિક્ષા છે, બધા ગરીબ વર્ગને કોઈ પણ ધંધો છે નહીં, એના માટે જે આ 10,000ની લોન આપે છે, અને 6 મહિના પછી આનું કંઈક વ્યાજ કદાચ લેતા હોય, ખબર નહીં, હપ્તા ચાલુ થશે, પણ હમણાંથી 10,000 મળશે તો એનાથી શું છે કે ગરીબ વર્ગને એ કામ લાગશે જો મળશે તો। ના મને તો હજુ મેં તો હમણાં જ આજે જ આવ્યો લાઈનમાં જ ઊભા છે સાહેબ અમે, પણ એ આવી રીતે છે। वार्ड नंबर 11 में भी आखिरी दिन लोन लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उन सभी से भी 200 रुपये का चार्ज लेकर रिसिप्ट बना दी गई है। જોગવાઈમાં એવું છે કે પ્રધાનમંત્રી સ્ટ્રીટ વેન્ડર આત્મનિર્ભર નિધિ અંતર્ગત ₹10,000ની લોન કરીએ છીએ। એનું ઓનલાઈન એપ્લિકેશન થાય છે, અને ઓનલાઈન એપ્લિકેશન સીધી બેંકમાં જમા થાય છે, અને એ પ્રમાણે લોકોને લોન ડિસ્બર્સ થાય છે। વહીવટી ચાર્જ કેમ અલગ અલગ લેવામાં આવે દરેક વોર્ડની? વહીવટી ચાર્જમાં તો એવું છે કે કોઈની સ્થાયી લારી હોય છે, કોઈ લારી લઈને ફરતું હોય છે, કોઈની કેબિન હોય છે, એટલે એવી રીતે અલગ અલગ ચાર્જ હોય છે। ધારાધોરણ નક્કી નથી એના કે ભાઈ આટલા રૂપિયા અંદરથી લેવાના, આટલા રૂપિયા? ધારાધોરણ તો વોર્ડમાં આ પહેલી વખત વહીવટી ચાર્જ લઈ રહ્યા છે એવું છે નહીં, વર્ષોથી વહીવટી ચાર્જ વેન્ડર્સ પાસેથી લેવામાં આવે છે, અને એના ધારાધોરણ પ્રમાણે જ લેવામાં આવે છે। આજે છેલ્લી તારીખ છે કે એવું છે? આજે છેલ્લી તારીખ છે એવું નથી। વોર્ડ ઓફિસીસમાં જે ઓનલાઈનની કામગીરી આપણે સોંપેલી હતી, તો વોર્ડ ઓફિસીસ માટે આજે છેલ્લી તારીખ છે, બાકી UCD કચેરી ખાતે
આ ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ રહેશે. કેટલા દિવસની પ્રોસેસ છે અને બેંક કેટલા દિવસમાં રિસ્પોન્સ આપે છે આપણે? બેંક શરૂઆતમાં વહેલી તકે રિસ્પોન્સ આપતી હતી, પણ અત્યારે પેન્ડિંગ એપ્લિકેશન્સ બેંક પાસે પણ વધારે છે. એ લોકોના અમુક નિયમ પ્રમાણે એ લોકોનું ચેકિંગ હોય છે અને એ ચેકિંગ કરીને લોન ડિસબર્સ કરે છે. एसएसजी हॉस्पिटल के कोविड सेंटर में आग लगने के 21 दिनों के बाद भी जांच कमेटी ने अब तक मामले की रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिससे अस्पताल की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं. कुछ दिनों पहले एसएसजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कई कोरोना मरीजों का इलाज जारी था और उस दौरान वेंटिलेटर में आग लग जाने से बड़ी दुर्घटना घटी थी. इस दुर्घटना की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन आज 21 दिन का समय बीत जाने के बावजूद जांच कमेटी ने अब तक मामले में किसी भी तरह की रिपोर्ट तैयार नहीं की है, जिससे जांच कमेटी पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल की अध्यक्षता में बनी कमेटी को 4 दिनों में रिपोर्ट पेश करनी थी, जो अब तक नहीं की गई है. इस मामले कमेटी के अध्यक्ष सुधीर पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट की राह देखी जा रही है. दरअसल आग धमन वेंटिलेटर की वजह से लगी थी और धमन की वजह से ही जांच में विलंब हो रहे होने की चर्चा भी अब हो रही है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जब धमन वेंटिलेटर खरीदे थे तब उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे और काफ़ी विवाद भी हुआ था. और अब एसएसजी अस्पताल में आग की जांच पूरी नहीं होने में भी धमन वेंटिलेटर की भूमिका होने की चर्चा हो रही है. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज़ और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.